तो देखिए, फारस की खाड़ी में मामला एक बार फिर गर्मा गया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका एक बहुत बड़ी नेवल फोर्स भेज रहा है, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये सिर्फ अपनी ताकत दिखाने की कोशिश है या फिर किसी बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा? चलिए इस पूरे घटनाक्रम को जरा करीब से समझते हैं। अमेरिका ने अपने 5,000 मरीन कमांडो को होर्मुज जलडमरू मध्य की तरफ रवाना कर दिया है। अब ये संख्या अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। समझ लीजिए कि ये कोई रूटीन गश्त नहीं है, बल्कि एक बड़ी मिलिट्री मूवमेंट है जो इस पूरे इलाके के नाजुक बैलेंस को बिगाड़ सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 5,000 सैनिक और उनका सारा साजो सामान, मतलब टैंक, गाड़ियां, हथियार, ये सब युद्ध के मैदान तक पहुंचता कैसे है? इसके लिए कोई आम जहाज तो काम नहीं आएगा। और बस यहीं पर नेवल इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल सामने आता है जो हमारे आज के विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम अमेरिका के इस कदम के पीछे की स्ट्रैटेजी को समझेंगे। फिर हम उस तैरते हुए किले के अंदर चलेंगे जो इन सैनिकों को ले जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जहाज खुद को बचाता कैसे है और ईरान इसके जवाब में क्या कर सकता है। और आखिर में हम इस पूरे खेल के बड़े जियोपॉलिटिकल नतीजों पर भी एक नज़र डालेंगे। देखिए, ऑफिशियली तो यही कहा जा रहा है कि इस तैनाती का मकसद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा करना है। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये तैयारी सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं है। ये एक ऐसा मूव है जो अमेरिका को ज़रूरत पड़ने पर ग्राउंड एक्शन यानी ज़मीनी कार्रवाई करने की ताकत भी देता है। और इसी वजह से इस इलाके में टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस पूरी कार्रवाई के दिल में कौन सी टेक्नोलॉजी है? देखिए, जिन जहाज़ों की हम बात कर रहे हैं ना, वे सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं हैं। ये असल में समंदर पर तैरते हुए शक्तिशाली मिलिट्री बेस हैं, जिन्हें किसी भी समुद्री तट पर हमला करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इन्हें कहते हैं एम्फिबियस असॉल्ट शिप, जैसे कि यूएसएस वॉस्प और यूएसएस त्रिपोली। हाँ, ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर से थोड़े छोटे ज़रूर होते हैं, लेकिन इनकी असली ताकत इनकी वर्सेटैलिटी है। मतलब ये एक ही वक्त में हवा और ज़मीन दोनों तरह के हमले करने के लिए एक लॉन्च पैड का काम कर सकते हैं। ज़रा कल्पना कीजिए, ये जहाज़ अपने आप में एक छोटा तैरता हुआ शहर है। इसके अंदर 5,000 सैनिकों के रहने का पूरा इंतजाम है। खाने के लिए मेस, इलाज के लिए अस्पताल, यहाँ तक कि जिम भी। इसके बड़े बड़े डेक पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हमले के लिए तैयार रहती हैं, जबकि ऊपर से हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स उड़ान भर सकते हैं। और ये जो आत्मनिर्भरता है ना, यही इसे इतना खतरनाक बनाती है। लेकिन एक बात और है, जब आपके पास अरबों डॉलर का ऐसा तैरता हुआ किला हो, तो जाहिर है कि वो दुश्मन का सबसे बड़ा निशाना भी बन जाता है। तो सवाल ये है कि ये अपनी रक्षा कैसे करता है? इसका जवाब छिपा है एक मल्टी लेयर्ड, लगभग अभेद्य डिफेंस सिस्टम में। इसकी सुरक्षा की बुनियाद है क्लोज इन वेपन सिस्टम या CIWS। आप इसे एक ऑटोमैटिक बॉडीगार्ड समझ सकते हैं। अगर कोई दुश्मन मिसाइल या जहाज बहुत ज्यादा करीब आ जाए, तो ये सिस्टम खुद ब खुद उसे पहचान कर तबाह कर देता है। ये डिफेंस की आखिरी और सबसे जरूरी लाइन है। इसका डिफेंस सिस्टम 3 लेयर्स में काम करता है। सबसे बाहरी लेयर में है लंबी दूरी की सी स्पैरो मिसाइलें, जो दूर से ही खतरे को खत्म कर देती हैं। अगर कोई खतरा इससे बच निकला, तो मीडियम रेंज की रैम मिसाइलें उसे ऑटोमैटिकली टारगेट करती हैं। और अगर इसके बाद भी कोई दुश्मन करीब आने में कामयाब हो गया, तो आती है डिफेंस की आखिरी दीवार, फैलिंग CIWS गैटलिंग रन। फैलिंक्स सिस्टम 1 मिनट में 6,000 गोलियां दाग सकता है। 6,000! ये सचमुच हवा में स्टील की एक दीवार खड़ी कर देता है, जिससे किसी भी मिसाइल या ड्रोन का बच निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये इस जहाज का आखिरी और सबसे शक्तिशाली सुरक्षा कवच है। तो ठीक है, ये डिफेंस सिस्टम तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन क्या इसका कोई तोड़ है? जब आप टेक्नोलॉजी में पीछे हों तो आप आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते। बस यहीं पर ईरान की स्ट्रैटेजी काम आती है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो पारंपरिक युद्ध के सारे नियम तोड़ देती है। इसे समझने के लिए हमें सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वॉरफेयर का फर्क समझना होगा। सिमेट्रिक वॉरफेयर यानी बराबरी की ताकतों के बीच सीधी लड़ाई, लेकिन एसिमेट्रिक वॉरफेयर में एक कमजोर पक्ष मजबूत दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए अलग अलग तरकीबें अपनाता है, जैसे कि छोटी छोटी तेज नावों के झुंड से एक बड़े जहाज पर हमला कर देना। ईरान की इसी रणनीति को सैचुरेशन अटैक कहते हैं। इसका सिद्धांत बहुत सिंपल लेकिन घातक है। दुश्मन के डिफेंस सिस्टम पर एक साथ इतने हमले करो कि वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाए।
पहले सैकड़ों ड्रोन्स का झुंड भेजा जाता है, फिर छोटी मिसाइलों की बौछार की जाती है, और जब डिफेंस सिस्टम इन सब में उलझ जाता है तब असली निशाना यानी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल दागी जाती है। और ये एसिमेट्रिक लड़ाई सिर्फ समंदर तक ही सीमित नहीं है। ईरान ने हवा में भी अमेरिकी टेक्नोलॉजी को चैलेंज करने के तरीके खोजे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने हीट सीकिंग मिसाइलों का इस्तेमाल करके F-15 जैसे एडवांस्ड विमानों को निशाना बनाया है। ये मिसाइलें प्लेन के इंजन की गर्मी का पीछा करती हैं, जिससे बचने के लिए पायलट्स को फ्लेयर्स जैसे काउंटर मेजर यूज करने पड़ते हैं। लेकिन ये टकराव सिर्फ हथियारों और रणनीति का नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक खेल भी चल रहा है, जिसके दांव पर सिर्फ इस इलाके की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता लगी हुई है। ईरान के पास 3 बड़े प्रेशर पॉइंट्स हैं। पहला, हॉर्मुज जल डमरूमध्य, जहां से दुनिया का लगभग 1/4 तेल गुजरता है। दूसरा, बाब अल मंदेब जल डमरूमध्य। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, वो है पड़ोसी अरब देशों के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स, जो पीने के पानी का इकलौता जरिया है। इन पर हमला पूरे रीजन को अस्थिर कर सकता है। ये चार्ट एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर दिखाता है। कुछ साल पहले तक ईरान की मिसाइलों की सफलता दर सिर्फ 20% थी, लेकिन अब ऐसा माना जाता है कि रूस और चीन से मिले सैटेलाइट डेटा की मदद से ये एक्यूरेसी बढ़कर 80% हो गई है। इसका सीधा मतलब है कि अब वो अपने टारगेट्स को कहीं ज्यादा सटीकता से हिट कर सकते हैं। ये सारी बातें एक ही चीज दिखाती हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर का मैदान पूरी तरह बदल चुका है। अब लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और इंफॉर्मेशन से भी लड़ी जा रही है। ये एक मल्टी डायमेंशनल संघर्ष है जिसके असर से पूरी दुनिया बच नहीं सकती। और ये हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर में फायदा किसे मिलेगा? क्या सबसे एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी को, या फिर उस चालाक एसिमेट्रिक स्ट्रैटेजी को जो उस टेक्नोलॉजी की कमजोरियों का फायदा उठाना जानती है? इस टकराव का नतीजा जो भी हो, वो आने वाले समय में युद्ध की दिशा जरूर तय करेगा।